बॉस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। और आज हम लेकर आए हैं प्लेन ट्रुथ। जी हां, खरा सत्य, वो जो कि खबरों के पीछे छिपी होती हैं और उसको हम बाहर लेकर आ रहे हैं, खबर के अंदर की खबर और उसका विश्लेषण। पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में, इसके साथ ही केरल, असम और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए। बम्पर मतदान हुआ है। 4 मई को मतगणना होगी, लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल आया। एग्जिट पोल के दावों में क्या सच्चाई है, क्या हकीकत है, इसकी हम बात करेंगे, बताएंगे उस एग्जिट पोल के बारे में भी। लेकिन बात पहले हम प्लेन ट्रुथ में आज करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल के उस खरे सत्य की, जिस पर दावे हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने 200 सीटों से भी ज्यादा सीटों पर जीतने का दावा किया है। उधर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि वो पहली बार सरकार बनाने जा रही है। बम्पर वोटिंग ममता बनर्जी की सरकार के खिलाफ हुआ है, यह दावा है। अब किसके दावे में क्या सच्चाई है और क्या हकीकत है और क्या इन दावों के पीछे का दम है, आज उस खरा सत्य यानी कि प्लेन ट्रुथ को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि ये पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव के दौरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जब 2 चरणों में 23 अप्रैल को और फिर 29 अप्रैल को 152 सीटों पर पहले चरण में, 142 सीटों पर दूसरे चरण में वोटिंग हुई थी और उसमें बम्पर वोटिंग परसेंटेज आया था। करीब 93% के आसपास पश्चिम बंगाल में सभी 294 सीटों पर मतदान हुआ है। और ये जो रिकॉर्ड मतदान हुआ है, उसी को लेकर सब दावा अपने अपने ढंग से अपने अपने पक्ष में कर रहे हैं। लेकिन 4 मई को मतगणना होना है और उस दिन यह साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनने जा रही है। इससे पहले एग्जिट पोल में अनुमान लगाए गए। बंगाल में दीदी को झटका लग रहा है। बीजेपी की पहली बार सत्ता में आने का अनुमान जताया गया एग्जिट पोल के जरिए। उधर असम में बीजेपी की हैट्रिक की संभावना जताई गई। पुडुचेरी में फिर से बीजेपी की सरकार बन सकती है, यह संभावना जताई गई है। उधर दक्षिण के 2 राज्यों की अगर हम बात करें, तमिलनाडु और केरलम की, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी या एनडीए को झटका लग रहा है। वहां पर वो है नहीं, लेकिन डीएमके तमिलनाडु में उसकी सरकार बनने की संभावना जताई गई है, दोबारा वो सत्ता में आ रही है। उधर केरलम की अगर हम बात करें तो वामपंथ का वो अंतिम किला था जो ढह सकता है, ये एग्जिट पोल बता रहा है। 10 साल के बाद कांग्रेस की सरकार केरल में बनती दिखाई दे रही है यूडीएफ के नेतृत्व में। लेकिन सबसे चौंकाने वाली खबर जिसकी हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, जिस पर सबकी नजर टिकी हुई है, देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं, जहां ममता बनर्जी के जाने और बीजेपी के आने की संभावना जताई जा रही है एग्जिट पोल के जरिए। लेकिन नतीजों में एसआईआर की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण हो सकती है, ऐसी संभावनाएं भी जताई जा रही है। बीजेपी के लिए एसआईआर में कुल 91 लाख लोगों के नाम। बीजेपी के लिए क्या है, जरा ये हम आपको पहले बता दें। बीजेपी के पक्ष में यह है कि एसआईआर में कुल 91 लाख लोगों के नाम कटे हैं। इनमें 47 लाख मृत लोगों के नाम हैं। अगर इन्हें आधार बनाकर सीटों की गणित को हम समझें तो इस बार बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता दिख रहा है। बीजेपी को 150 से 170 सीटें मिल सकती हैं। टीएमसी को 110 से 140 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं, अगर इस गणित को हम देखें तो। इसी गणित के आधार पर बंगाल में बीजेपी के नेता सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए टीएमसी के लिए पश्चिम बंगाल के वोटर्स में एसआईआर का डर तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है, यह भी बताया जा रहा है। असल में चुनाव के दौरान एक अफवाह भी फैली थी कि वोटर लिस्ट से नाम काटने के बाद नागरिकता भी जा सकती है और इनके बाद वोटर लिस्ट में जिनके नाम बच गए, उन लोगों ने डर से किसी भी कीमत पर, यानी हर कीमत पर 100% वोट डालने की कोशिश की और इस बम्पर वोटिंग का फायदा टीएमसी को मिल सकता है, एक पक्ष ये कह रहा है। और इसी आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है एक पक्ष के द्वारा कि 160 से 190 सीटें टीएमसी को मिल सकती हैं। अब गणित जो एसआईआर का है वो कांग्रेस के लिए किस तरह का रहेगा, ये देखिए। एक फैक्टर ऐसा भी है जिससे कि कांग्रेस फायदे में नजर आ रही है। टीएमसी सरकार से लोग नाराज हैं, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के साथ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर मजबूत है और यह नाराजगी मुस्लिम बहुल इलाके में भी है। वहां की वोटर बीजेपी के साथ नहीं गए होंगे, ये भी तय है। और ऐसे में मुर्शिदाबाद और मालदा की सीटों पर कांग्रेस को फायदा मिल सकता है और कांग्रेस को 1 से 3 सीटों का फायदा यहां पर हो सकता है, मजबूती मिल सकती है। उधर साउथ बंगाल में इंडियन सेक्युलर फ्रंट यानी आईएसएफ 1
या 2 सीटों पर मजबूत हो सकता है, तो सीपीआईएम 2 से 3 सीटों पर दूसरी पोजीशन पर हो सकती है या फिर ज्यादा से ज्यादा 1 सीट जीत सकती है। वहीं टीएमसी से बाहर हुए हुमायूं कबीर की आम जनता उत्थान पार्टी यानी एजे यूपी का कोई असर फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। अगर बीजेपी की बात करें तो जीत के लिए जो बड़े फैक्टर बीजेपी के पक्ष में बताए जा रहे हैं, उसमें एसआईआर में 47 लाख वोटर्स के डिलीट होने का फायदा बीजेपी को मिल सकता है। पॉलिटिकल एनालिस्ट जो हैं वो कह रहे हैं कि पिछले 2 चुनाव में टीएमसी को करीब 2.86 करोड़ यानी कि 2 करोड़ 86 लाख और बीजेपी को 2 करोड़ 26 लाख वोट मिले थे, यानी टीएमसी लगभग 60 लाख वोटों से आगे थी। अब एसआईआर में करीब 47 लाख मृत लोगों के नाम लिस्ट से हट गए हैं, तो माना यह जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर टीएमसी के समर्थक थे। अगर ऐसा है तो टीएमसी का वोट बैंक घटेगा और बीजेपी को इसका सीधा फायदा होगा। असली खेल उन सीटों पर है जहां बहुत कम अंतर से जीत हार होती है। 2021 विधानसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो करीब 30 सीटों पर 1000 से कम वोटों से जीत हार तय हुई थी। करीब 50 सीटों पर 2 से 5000 वोटों का अंतर था। 100 सीटों पर वोट का अंतर करीब 5 से 10,000 के बीच था। 47 लाख वोट कम होने पर ऐसी सीटों के नतीजे पलट सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी 150 से 170 सीट जीत सकती है। चुनाव में जो पहले डर का माहौल रहता था वो इस बार नहीं दिखाई दिया। ये एक अंतर इस बार के चुनाव में दिखाई दिया। मालदा, मुर्शिदाबाद और संदेशखाली में केंद्रीय बल पोलिंग बूथ के साथ घरों के बाहर गलियों में भी तैनात दिखाई दिए। लोग बिना डर के अपने घरों से निकले, पोलिंग बूथ पर गए, अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह फैक्टर बीजेपी के पक्ष में है। वहीं हर बूथ पर यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश और असम समेत बीजेपी शासित राज्यों के मंत्री, विधायक और सांसदों की टीमें भी काम कर रही थी ताकि जीत उनके पक्ष में हो। बीजेपी के पक्ष में ये भी फैक्टर थे कि बीजेपी ने टीएमसी के भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का मुद्दा जोर शोर से उठाया। टीएमसी की लक्ष्मी भंडार योजना के तहत जिस पर दावा भरती रही है कांग्रेस की टीएमसी कि वो महिलाओं के लिए ये योजना लाई है 1500 रुपए देने की, और इस पर वो महिला वोट को अपने पक्ष में करती दिखाई दे रही थी, दावा करती दिखाई दे रही थी। तो लेकिन बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में इस 1500 को 3000 रुपए करने का वादा किया, तो ये भी उसके पक्ष में जा सकता है। और ये दावा भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि महिलाओं ने बम्पर वोट किया है बीजेपी के पक्ष में। पश्चिम बंगाल में जब बम्पर वोटिंग होती है, एक चीज ये भी है, तब सत्ता में बदलाव भी हुआ है। 1977 में 56.15% वोटिंग हुई थी और तब कांग्रेस को हराकर वामपंथी सत्ता में आए थे। ज्योति बसु के नेतृत्व में सरकार बनी थी। इसके बाद 2011 में रिकॉर्ड मतदान हुआ था पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में, और सबसे मजबूत वामपंथ का जो किला पश्चिम बंगाल का था वो ढह गया था 2011 में। 85.55% वोटिंग हुई थी 2011 में, और ममता बनर्जी टीएमसी जो उन्होंने पार्टी बनाई थी और उस पार्टी के बैनर तले वो चुनाव में आई थी कांग्रेस से अलग होकर, और उनकी बड़ी जीत हुई थी। और 2011 में लेफ्ट को सत्ता से हटाकर ममता बनर्जी वहां की मुख्यमंत्री बनी। 2026 में जब ये चुनाव हुआ है 2 चरणों में, और 23 तारीख को और 29 तारीख को, इसमें भी रिकॉर्ड मतदान हुआ है। करीब 93% मतदान हुआ है। ममता सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी के पक्ष में जाने का अनुमान जताया जा रहा है। जो पहले के 1977 के और 2011 के जो बम्पर वोटिंग का जो पिक्चर है, उसके आधार पर यह अनुमान 2026 के बम्पर वोटिंग का लगाया जा रहा है कि यह भी सत्ता के खिलाफ वोट गया है और नई सरकार बनाने के लिए लोगों ने, वहां की जनता ने वोट किया है। अब देखिए टीएमसी की जीत के लिए जो बड़े फैक्टर हैं उसमें एसआईआर में नाम कटने से नागरिकता छीनने का डर, टीएमसी को फायदा इससे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है कि राज्य में एसआईआर में ज्यादा नाम ग्रामीण इलाकों से कटे, और इसे लेकर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कहते हैं कि वोटर लिस्ट से नाम कटने पर चुनाव आयोग ने सिर्फ इतना कहा था कि मामला सिर्फ एसआईआर से जुड़ा है। बीजेपी ने इसे घुसपैठिया शब्द से जोड़ दिया और इससे लोगों के मन में नागरिकता जाने का डर हो गया। बांग्लादेशी बताकर देश से बाहर कर दिया जाएगा, ये एक डर पैदा किया गया। इसके साथ ही और भी एनालिस्ट जो हैं उन लोगों का कहना है कि ये भी
खौफ है लोगों के बीच में कि उनका ड्राइविंग लाइसेंस और राशन कार्ड छिन जाएगा अगर वो वोट नहीं देंगे, तो फिर वो बंगाल के बाहर कैसे जाएंगे और काम कर सकेंगे। टीएमसी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के साथ भ्रष्टाचार एक नेगेटिव पॉइंट है, लेकिन अब बंगाल की अस्मिता के सामने ये मुद्दे कहां ठहरते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। अगर ये मुद्दा रहा तो टीएमसी को फायदा मिल सकता है और बीजेपी को इससे नुकसान हो सकता है। ये सही है कि एसआईआर की वजह से वोट प्रतिशत पिछली बार से बढ़ा है और इसी बढ़े हुए वोट प्रतिशत को लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। 1977 और 1911 के नजरिए से देखा जाए तो परिवर्तन के लिए वोट है। एक समझ यह भी है कि जब ज्यादा मतदान होता है तो इसका मतलब सरकार के खिलाफ लोगों का मत होता है। अब 4 मई को साफ हो जाएगा कि एग्जिट पोल ही एग्जैक्ट पोल होगा या सारे अनुमान ध्वस्त हो जाएंगे। तो चलिए 4 मई का हम इंतजार करते हैं। लेकिन अब जरा एग्जिट पोल के आंकड़ों को समझिए, जिस एग्जिट पोल के जरिए दावे किए जा रहे हैं। तो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उसी पर यह दावा किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में किसकी सरकार बनेगी। तो एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक और पहली बार बीजेपी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा फैक्टर, जैसा कि हमने आपको बताया, एसआईआर को बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में डुप्लीकेट और मृत मतदाताओं के नाम हटाए गए, कुल वोटर्स की संख्या घट गई, लेकिन वोट डालने वाले लोगों की संख्या लगभग समान रही और इससे प्रतिशत बढ़ गया। और कई कारण इसमें बताए गए हैं। पहले वो कारण हम आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल अलग अलग क्या क्या कह रहा है। ये जो एग्जिट पोल आप देख रहे हैं, ये इनसाइड ग्रिड का एग्जिट पोल है और इनसाइड ग्रिड के एग्जिट पोल में पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को पीछे दिखाया गया है और सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर दिखाया गया है टीएमसी को। अब देखिए, इनसाइड ग्रिड एक अलग, ये लास्ट में इन लोगों ने अपना दिया 294 सीटों पर पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए, इसमें टीएमसी को 195 से 215 सीटें बताई जा रही हैं, 48.32% वोट शेयर के साथ, जबकि भारतीय जनता पार्टी को 75 से 95 सीटें बता रहे हैं 40.43% वोटों के साथ, और अदर्स को 4 से 10 सीटें इनसाइड ग्रिड दे रहा है 11 से 11.25% वोट शेयर के साथ। तो ये पश्चिम बंगाल का जो एग्जिट पोल है इनसाइड ग्रिड का, ये बाकियों से थोड़ा अलग है, क्योंकि बाकी में सबसे बड़े दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी को दिखा रहे हैं सरकार बनाते हुए, लेकिन यहां पर अब इनके अपने कुछ जो सर्वे है उसके आधार पर ये टीएमसी को बड़ा कारण बता रहे हैं। 195 से 215 सीटें और बीजेपी को 75 से 95 सीटें देख रहे हैं। अब असम का देखिए, यहां पर असम के में जो इनसाइड ग्रिड है वो असम की इनसाइड ग्रिड जो है यहां पर ये भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाती दिखाई दे रही है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी को 70 से 90 सीटें दे रही है ये इनसाइड ग्रिड, और वोट शेयर 48.72%, एक बड़ी जीत। कांग्रेस 24 से 42 सीटें इनसाइड ग्रिड के सर्वे में मिलती हुई दिखाई दे रही हैं, 38.53% वोट शेयर के साथ, और अन्य को 1 से 4 सीटें 11.75% वोट शेयर के साथ। अब केरलम पर आते हैं। इनसाइड ग्रिड का जो केरलम का एग्जिट पोल है उसमें यहां पर यूडीएफ को सरकार बनाती दिखाई दे रही है। बाकी जो एग्जिट पोल है उसी के साथ यहां पर इनका भी है कि यूडीएफ यहां सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है 75 से 85 सीटों के साथ, 44.43% वोट शेयर है।
एलडीएफ जो सत्ता में पिछले 10 साल से है उसको 50 से 60 सीटें मिलती दिखाई दे रही हैं 37.52% वोट शेयर के साथ। और यहां पर एनडीए भी है, भारतीय जनता पार्टी भी अपने अपने कुछ दलों के साथ चुनाव लड़ रही है, लेकिन खाता खुलता हुआ तो दिखाई दे रहा है 0 से 5 सीटें मिल सकती हैं, लेकिन वोट शेयर बढ़ रहा है 15.75%। और अदर्स को कोई भी सीट नहीं मिल रही है 4.30 वोट प्रतिशत के साथ। तो ये इनसाइड ग्रिड का है, इसका अपना एक अलग है कि ये पश्चिम बंगाल में बाकियों से अलग दिखाई देते हैं। अब चलिए जो बाकी हैं उनका हम आपको जरा एग्जिट पोल बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल का जो है वो देखिए मेट्रीज का है 125 से 140 सीट टीएमसी को, 146 से 161 सीटें बीजेपी को ये दे रही हैं। और सबसे ज्यादा इसमें भी जनमत पोल्स जो है 195 से 205 सीटें दे रहा है टीएमसी को। तो यहां पर एक जगह जनमत पोल्स और इनसाइड ग्रिड ये दो टीएमसी को पश्चिम बंगाल में बाकियों की तुलना में ज्यादा सीट देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उधर असम की अगर हम बात करें तो असम में जो कुल सीटें 126 हैं, बहुमत के लिए 64 सीटें चाहिए और एक्सिस माई इंडिया यहां पर एनडीए को 88 से 100 सीटें दे रही है, यानी कि तीसरी बार असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनती हुई वहां पर दिखाई दे रही है। जेवीसी टाइम्स नाउ जो है वो भी दे रही है असम में भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाते हुए। एक्सिस माई इंडिया 88 से 100 सीटें दे रही है और कांग्रेस को 24 से 36 सीटें दे रही है। मेट्रीज 85 से 75 बीजेपी को दे रही है, तो 25 से 32 ये दे रही है। लेकिन इसमें यही है कि असम में भी भारतीय जनता पार्टी की जो एजेंसीज हैं उनके सर्वे के मुताबिक सरकार बनती दिखाई दे रही है। केरलम पर आइए, केरलम के बारे में अगर हम बात करें तो केरलम में भी यूडीएफ सरकार बनाती दिखाई दे रही है। केरलम में सबसे ज्यादा जो सीटें दे रही हो मेट्रीज 60 से 65 सीटें यूडीएफ को दे रही है, लेकिन यही मेट्रीज एलडीएफ को 75 से 85 सीटें देती हुई दिखाई दे रही हैं। तो यहां पर जो एजेंसीज हैं केरलम में कुछ एजेंसीज हैं जो कि एलडीएफ की सरकार बना रही हैं, कुछ एजेंसीज जो हैं वो एग्जिट पोल में यूडीएफ की सरकार बनती दिखाई दे रही है। उधर पुडुचेरी की अगर हम बात करें तो पुडुचेरी में जो सर्वेज हैं उस सभी सर्वेज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। ये पुडुचेरी का है। तमिलनाडु की में हम बात करें, तमिलनाडु के ग्राफिक्स जो है उसमें डीएमके को बढ़त मिलती दिखाई दे रही है और सबसे ज्यादा सीटें डीएमके जीतती हुई दिखाई दे रही है इस बार भी। तो अब हम आपको ये बता रहे हैं कि पूरी जो ओवरऑल जो सीन है, जो एग्जिट पोल आया है उसमें पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती दिखाई दे रही है। दो एजेंसीज को अगर हम छोड़ दें तो एक इनसाइड ग्रिड की और एक जनमत पोल्स की कि ये लोग टीएमसी को बड़ी बढ़त दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ तमिलनाडु में रिपीट कर रहे हैं स्टालिन और उनकी पार्टी डीएमके, लेकिन बड़ा झटका केरलम में वाम मोर्चा को लग रहा है, उनकी सत्ता जा रही है और कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ की सत्ता आ रही है। असम में भारतीय जनता पार्टी की हैट्रिक हो रही है और पुडुचेरी में भी बीजेपी रिपीट कर रही है। इसके पीछे की बड़ी वजहें हैं और वजहें जो हैं उसमें अगर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में बात करें तो महिलाओं को कैश सहायता, मुफ्त यात्रा और आरक्षण जैसे वादों ने महिला वोटर्स को बड़ी संख्या में बाहर निकाला और इस बार महिलाओं का वोट प्रतिशत पुरुषों की तुलना में बंगाल, तमिलनाडु में 2% बढ़ा है। इस एग्जिट पोल के नतीजों के बारे में अगर हम कहें तो बंगाल और तमिलनाडु में 2% बढ़ा है, असम में 1%, केरलम में 5% और पुडुचेरी में 3% ज्यादा रहा। लेकिन अब ये तो दावे अपने हो रहे हैं, अब इन दावों के पीछे की हकीकत तो 4 मई को साफ होगी, लेकिन सियासत इस पर खूब चल रहा है। पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा का चुनाव हुआ उस विधानसभा के चुनाव में सेंट्रल फोर्सेस को तैनात किया गया और जो सेंट्रल फोर्सेस तैनात हुए उस पर सवाल उठाया गया और अब वहां जो काउंटिंग है उसमें भी केंद्रीय कर्मचारियों को उसमें रखा गया है। तो इसको लेकर
आपत्ति दर्ज कराई गई ममता बनर्जी के द्वारा। सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव आयोग के इस फैसले को रद्द नहीं किया, बल्कि जो इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की गई थी उसको खारिज कर दिया। तो पश्चिम बंगाल की 294 सदस्यीय सीटों के लिए 4 मई को होने वाली मतगणना से पहले सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी को एक बड़ा झटका लगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच टीएमसी ने मतगणना अधिकारियों की नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें टीएमसी को एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ा है। दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कपिल सिब्बल ने टीएमसी का पक्ष कोर्ट में रखा, लेकिन टीएमसी को इससे राहत नहीं मिल सकी और टीएमसी की याचिका खारिज कर दी गई। कोर्ट ने कहा कि काउंटिंग में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति नियमों के खिलाफ नहीं है और बेंच ने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में किसी भी नए आदेश की आवश्यकता नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश की जरूरत नहीं कहते हुए याचिका पर कोई विशेष दिशा निर्देश जारी नहीं किया। यह रिपोर्ट देख लीजिए। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बीच टीएमसी ने मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की नियुक्ति के विरोध में हाई कोर्ट के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उसे एक बार फिर हार का मुंह देखना पड़ा है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लेते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। कपिल सिब्बल ने टीएमसी का पक्ष कोर्ट में रखा, लेकिन टीएमसी को राहत नहीं मिल सकी। इस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट में टीएमसी ने दावा किया था कि यह सर्कुलर गलत है और इसे जारी नहीं किया जाना चाहिए था। हाई कोर्ट में जो टीएमसी ने दावा किया था वो ये था कि ये सर्कुलर गलत है और ये सर्कुलर होना नहीं चाहिए, क्योंकि इस सर्कुलर के अंतर्गत ये कहा गया है कि कमीशन को ये जानकारी है कि और कई जगह से जानकारी मिली है कि वहाँ इलेक्शन के दौरान कुछ प्रॉब्लम्स होने वाली हैं हर बूथ में। तो इस वजह से इलेक्शन कमीशन ने ये तय किया है कि हर बूथ पे एक सेंट्रल गवर्नमेंट का नॉमिनी होगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीएमसी की याचिका खारिज होने पर अब सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। बीजेपी नेताओं ने टीएमसी पर तंज कसते हुए कहा है कि ये लोग हर बार सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और वहां से मुंह की खाकर आ जाते हैं। जिस प्रकार से तृणमूल कांग्रेस ने अनर्गल निराधार आरोपों को मुद्दा बनाकर सर्वोच्च न्यायालय जाने का प्रयास किया, ये भी उनकी चिर परिचित छटपटाहट और बौखलाहट का ही एक प्रमाण है। विगत 10-12 वर्षों में भिन्न भिन्न न्यायालय के स्तरों पर लगभग 80 बार से अधिक टीएमसी कोर्ट जा चुकी है और हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। सर्वोच्च न्यायालय ने भी आज स्पष्ट रूप से संवैधानिक दृष्टि से तृणमूल कांग्रेस की याचिका खारिज कर दी। देखिए, टीएमसी गई थी वहाँ पे क्योंकि उनको चाहिए था कि पश्चिम बंगाल के जो सरकारी कर्मचारी है उनको देखकर, जो टीएमसी के ऑर्गेनाइजेशन में है उनको देके काउंटिंग का काम कराना चाहते थे। इसीलिए जब इलेक्शन कमीशन ने ये डिसीजन लिया कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज से काउंटिंग करवाएंगे, तब तृणमूल कांग्रेस ने कोशिश किया कि इसको जैसे भी हो रोका जाए और इसी के कारण तृणमूल कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट गई। और मैं ऑन लाइटर मोड ये बोलना चाहूँगा, पहले भी बोल चुका हूँ कि कल्याण बनर्जी को सुप्रीम कोर्ट मत भेजा करिए। जब तक भेजेंगे वो हारता ही रहेगा, वो अच्छे लॉयर नहीं है, कोई अच्छे लॉयर भेजिए। हाई कोर्ट में हारा, सुप्रीम कोर्ट में हारा। जो जनता के सामने हार गया है वो कहीं नहीं जीत सकता है। हार की ये सिलसिला शुरू हुआ 4 तारीख, हार के वो बाहर जाएंगे सत्ता से। हालांकि टीएमसी नेताओं ने कहा है कि हमने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपने 13 अप्रैल के आदेश में उसने मतगणना दलों के चयन का अधिकार चुनाव आयोग पर छोड़ दिया था। It's a simple Supreme Court order. We had asked that both state government employees and central government employees should be included in the counting parties. We made a plea to Supreme Court, but Supreme Court said that the 13th April order, in which it was left to the Election Commission to choose the counting parties,
And they said that if the election commission appoints central government employees, there could be no objection. सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जो खारिज की थी उसको मान्यता दी है। ईसीआई की सर्कुलर को बोले हैं हम वो कार्यकारी करने के लिए। तृणमूल कांग्रेस और हम लोग अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, जब बोल दिया तो होगा। बता दें कि टीएमसी ने अपनी याचिका में कहा था कि काउंटिंग सुपरवाइजर के तौर पर राज्य कर्मचारियों की नियुक्ति क्यों नहीं की जा रही है। चुनाव आयोग राज्य के कर्मचारियों की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते। राज्य के कर्मचारी हों या केंद्र के, सभी चुनाव आयोग के तहत काम कर रहे हैं। बता दें, बंगाल विधानसभा चुनाव की मतगणना 4 मई को है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव तो हो गए, लेकिन सियासी जंग अभी भी छिड़ी हुई है। अब कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर बड़ा निशाना साधा है। दरअसल ममता बनर्जी और टीएमसी बीते दिनों से केंद्र सरकार पर सुरक्षा बलों की तैनाती पर निशाना साध रही हैं। अब ममता बनर्जी पर अधीर रंजन चौधरी ने हमला किया और कहा कि वो ममता बनर्जी जब नगर पालिका चुनाव होते हैं तो टीएमसी 100 में से 100 सीट जीतती है। टीएमसी के गुंडे लूट करते हैं और अब वही ममता केंद्रीय सुरक्षा बलों को गलत क्यों कह रही हैं? चोर ही धर्म की बात क्यों कर रहा है? पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव तो हो गए, लेकिन सियासी जंग छिड़ी हुई है। अब कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ममता बनर्जी पर बड़ा निशाना साधा है। दरअसल ममता बनर्जी और टीएमसी बीते दिनों से केंद्र सरकार और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती पर निशाना साध रही है। अब ममता बनर्जी पर अधीर रंजन ने हमला किया और कहा कि जब नगर पालिका चुनाव होते हैं तो टीएमसी 100 में से 100 सीट जीतती है, क्योंकि टीएमसी के गुंडे लूट करते हैं। और अब वही ममता बनर्जी सुरक्षा बलों को गलत क्यों कह रही है, चोरी धर्म की बात क्यों बता रहा है। जब नगर पालिका चुनाव होते हैं, जब समवाय के चुनाव होते हैं और मान लो सेल्फ हेल्प ग्रुप के भी जब चुनाव होते हैं और तृणमूल पार्टी हर जगह जीतते हैं और 100 में 100 जीतते हैं। इसका पीछे राज ये है, पूरा लूट चलते हैं पुलिस बल को साथ मिलकर। पुलिस बल और सत्तारूढ़ पार्टी के जितने दरिंदों हैं, गुंडे हैं, सब मिलकर एकजुट होकर सुनियोजित तरीके से लूट चलते हैं। यहाँ तक भी हम देखा है कि बैलेट पेपर गिनती के लिए जब बीडीओ ऑफिस जाते हैं, वहाँ बैलेट पेपर बॉक्स पूरा बदलते हुए नया बैलेट पेपर बीडीओ खुद डाल देते हैं। तो इस बंगाल में धर्म के बाद, चुनावी धर्म की बात कौन करे? अगर चोर हमें धर्म की बात सुनाए तो हम कैसे मानेंगे? नामांकन भरने नहीं दिया जाते बंगाल में, नामांकन नहीं भरने दिया जाते जब पंचायत और नगर पालिका चुनाव होते हैं। अधीर रंजन ने आगे कहा कि बंगाल में डराना, लूट करना, चोरी करना आम बात है, लेकिन केंद्रीय बलों की तैनाती से आम लोगों में डर खत्म हुआ। ये जो केंद्रीय बल की तैनाती से लोग बिना डरे चुनाव में शिरकत किए, मतदान किए। फर्क यही है, इसमें और कुछ नहीं। बंगाल में चुनाव में धांधली, चोरी, लूट, डराना, भयभीत की माहौल पैदा करना, ये आम बात है। सारे बंगाल के आम लोग इसमें भारी भरकम परिचित भी है। वो जानते हैं चुनाव में टीएमसी क्या करते हैं और अब चुनाव में क्या हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं बीजेपी पार्टी को सराहना करता है, कभी नहीं। मैं सिर्फ चुनाव के दिन, सिर्फ और सिर्फ चुनाव के दिन केंद्रीय बल की तैनाती और उनकी तत्परता से आम लोग भयभीत ना होकर मतदान किया, यही मैं कहना चाहता हूँ। दरअसल पहले और दूसरे फेज के चुनाव में केंद्रीय बलों की तैनाती के बाद लोगों ने जमकर मतदान किया। दोनों चरणों को मिलाकर 92.47% मतदान हुआ, जो कि रिकॉर्ड मतदान था। हालांकि ममता बनर्जी और टीएमसी अभी भी केंद्र सरकार पर लूट का आरोप लगा रही है, जिस पर पलटवार अधीर रंजन ने किया है। और पश्चिम बंगाल में एक और पार्टी इस बार चुनाव मैदान में है और जिन्होंने पार्टी बनाई वो कभी टीएमसी में थे, फिर बीजेपी में आए, फिर टीएमसी में आए और फिर टीएमसी से उन्हें बाहर किया गया तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई।
जी हां, हम बात कर रहे हैं हुमायूं कबीर की, क्योंकि नजरें हुमायूं कबीर पर ही टिकी हुई है कि हुमायूं कबीर का कितना असर इस चुनाव में देखने को मिला। अगर हुमायूं कबीर को अगर वोट मिला और सीटें उनको मिलती हैं, या अगर वोट मिलता है, तो फिर वो नुकसान ममता बनर्जी को होगा। बहरहाल हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर एक बड़ा बयान दिया है, साफ साफ कहा है कि वो माफी मांगेंगी, तभी उनके साथ वो विलय के बारे में सोच सकते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों के मतदान अब हो गए हैं, एग्जिट पोल भी आ गया है। अब ममता से अलग होकर पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर का बड़ा बयान आया है और उन्होंने कहा है कि अगर ममता बनर्जी को सरकार बनानी है तो वो मुझसे कान पकड़कर माफी मांगे, क्योंकि बिना मेरी मदद के सरकार बंगाल में नहीं बन सकती है। एक रिपोर्ट देखिए, सुनिए क्या कह रहे हैं हुमायूं कबीर। ने ममता बनर्जी पर बड़ा बयान दे दिया है। साफ साफ लफ्जों में उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी माफी मांगेंगी तब फिर मैं उनसे विलय के बारे में सोचूंगा। दरअसल पश्चिम बंगाल में दोनों चरणों का मतदान पूरा हो चुका है, एग्जिट पोल भी आ गए हैं। अब ममता से अलग होकर पार्टी बनाने वाले हुमायूं कबीर का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि अगर ममता बनर्जी को सरकार बनानी है तो वो मुझसे कान पकड़कर माफी मांगे। नहीं, सवाल ही नहीं उठते, टीएमसी के जाने का कोई सवाल ही नहीं उठते। वो मेरे को जो सीट जीतेगी वो सीट को कोई सपोर्ट के लिए वो मेरा पास आएगी। वो जो गलत किया, आम आदमी को साथ जो गलत किया, जो झूठा काम किया, जो नौकरी सेल किया, जो आम आदमी को ऊपर जिजिया कर लिया, वो सब सारे काम से क्षमा मांगेंगी। वो कान पकड़ के वो बोलेगी कभी यार ये सब काम नहीं करेगी, तो मैं सोचूंगी क्या हो। हुमायूं कबीर ने आगे कहा कि बंगाल में कोई भी पार्टी बहुमत के लिए 148 के आंकड़े तक नहीं पहुंचेगी। मेरे को अभी नहीं बोल सकता, वेट कर लीजिए ना। 24 जाने का बाद जो आने वाला मंडे दिन आएगी तो सुबह सुबह 10 से 11 बजे तक आपको मिल जाएगी। मेरे को सपोर्ट भी नहीं, कोई सरकार नहीं बनेगी, ये मेरा बोल। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि 4 तारीख को मेरा जन्मदिन भी है और जनता ने मुझे अच्छे नंबर दिए हैं। 4 तारीख के आराम से हुमायूं कबीर जीत रहा है। दोनों सीट में हुमायूं कबीर खुद जीत रहा है। उनको उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा जीत रहा है। आप वेट कर लीजिए, देख लीजिए। सिर्फ जो मंडे के दिन में मेरा जन्म बार भी मंडे है। मंडे सुबह भोर 4 बजे मेरा 63 साल पहले मेरा जन्म हुआ। फिर नया पॉलिटिकल नया जो जन्म मेरा आ रहा है, मंडे का दिन बहुत अच्छा होगा, यही बोल रहा है। एग्जिट पोल्स में बीजेपी की सरकार बनती हुई पश्चिम बंगाल में दिख रही है, जबकि कुछ एग्जिट पोल्स हैं जो टीएमसी की सरकार बनाते हुए दिखा रहे हैं, जबकि अन्य को भी कुछ कुछ सीटें मिलती दिख रही हैं। हालांकि एग्जैक्ट नतीजे सोमवार को आ पाएंगे और तब पता चल जाएगा कि कौन पश्चिम बंगाल की सत्ता पर बैठ रहा है। तो ये हुई बंगाल की बात, और इस बंगाल की बात में हमने आपको बताया कि उसके अंदर का ट्रुथ क्या है, सच क्या है, खरा सत्य क्या है, प्लेन ट्रुथ क्या है। अब एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात हम प्लेन ट्रुथ में पंजाब की करेंगे, क्योंकि वहां पर भी एक अलग सियासी गर्माहट देखने को मिल रही है। स्वागत है आपका एक बार फिर से, और आप देख रहे हैं प्लेन ट्रुथ। और अब बात पंजाब की। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है, और आम आदमी पार्टी में एक बड़ी टूट कुछ दिनों पहले देखने को मिली थी, जब उसके राज्यसभा के 7 सांसद पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, जिनमें राघव चड्ढा भी एक हैं। और उसके बाद से ये अंदेशा जताया जाने लगा कि क्या इसका असर पंजाब में भी देखने को मिलेगा, पंजाब में भी विधायक दल में टूट की संभावना है या नहीं। अफवाहें चलती रहीं, और इन्हीं अफवाहों को देखते हुए वहां की सरकार और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने एक विशेष सत्र बुलाया, और उस विशेष सत्र में उन्होंने विश्वास मत का प्रस्ताव रख दिया। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार ने विधायकों के टूटने की अफवाहों और राज्यसभा सांसदों के पार्टी छोड़ने के बाद विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव लाकर अपनी एकजुटता और बहुमत का शक्ति प्रदर्शन किया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शुक्रवार को
पंजाब विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश किया और इसके बाद सदन में विशेष सत्र के दौरान सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया इस विश्वास मत के प्रस्ताव को। हालांकि 117 सीटों वाले सदन में आम आदमी पार्टी के पास 94 विधायक हैं और बेहद मजबूत स्थिति में आम आदमी पार्टी है, फिर भी उसने प्रस्ताव पारित करवाया, विश्वास प्रस्ताव पेश किया सदन के अंदर। और विपक्ष ने हालांकि कभी इसकी मांग नहीं की, सरकार के प्रति अविश्वास का भाव कभी विपक्ष ने नहीं रखा था सदन के अंदर भी, लेकिन कुछ विधायकों के पाला बदलने की अफवाहों और दावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी की सरकार ने 1 मई को विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान विश्वास मत का प्रस्ताव पेश करने का फैसला किया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि कोई संदेह नहीं है, लेकिन ऐसी अफवाहें और दावे चल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी एकजुट नहीं है या कुछ विधायक पाला बदल सकते हैं, इसलिए इन सभी बातों को खारिज करने के लिए हमने ये विश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया। इसके बाद कई विधायकों, मंत्रियों ने ये बात कही और उन्होंने एकजुट होकर विपक्ष पर झूठे दावे करने के बारे में चर्चा की, फैसला किया और इसे सदन में रखने का फैसला कर लिया। हालांकि जब विश्वास प्रस्ताव आया तब शिरोमणि अकाली दल, कांग्रेस और बीजेपी के विधायक सदन में मौजूद नहीं थे और कुछ वक्त बाद विश्वास प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हो गया। आम आदमी पार्टी के 94 विधायकों में से 88 विधायक उस समय सदन में मौजूद थे। विश्वास मत सर्वसम्मति से पारित होने के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायकों के बारे में कुछ अफवाहें चल रही थी, दावे किए जा रहे थे कि 65 विधायक दूसरों के संपर्क में हैं। आज ये विश्वास प्रस्ताव पेश किया गया और ये सर्वसम्मति से पारित हो गया। मैं सभी विधायकों और मंत्रियों का मुझ पर यकीन जताने के लिए धन्यवाद करता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि 2027 में भी लोगों का ऐसा ही विश्वास बना रहेगा। कांग्रेस की सारी अफवाहें जो फैलाई जा रही हैं, ये उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही है जिसने सारी अफवाहें फैलाई थी और आज जब विश्वास प्रस्ताव आया तो वे सदन में मौजूद नहीं थे। उन्होंने ये भी कहा कि वे इस विश्वास प्रस्ताव की एक प्रति भारत के राष्ट्रपति को सौंपेंगे। 5 मई को राष्ट्रपति के साथ भगवंत मान की बैठक भी शेड्यूल्ड है। तो 7 राज्यसभा सदस्यों के आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के बाद जब पार्टी को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था तो सबकी नजरें पंजाब में आम आदमी पार्टी की यूनिट पर थी। सांसद राघव चड्ढा ने यह दावा भी किया था कि आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक उनके संपर्क में हैं और ऐसा महसूस किया जा रहा था कि अब आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अपने विधायकों को एकजुट रखना है। इसलिए अपनी ताकत और एकता दिखाने के लिए आम आदमी पार्टी ने विश्वास मत प्रस्ताव पेश किया और उसे पास कराया। लेकिन उधर विपक्ष के नेता प्रताप सिंह बाजवा ने कहा कि यह बस एक नाटक है। मजदूर दिवस के लिए बुलाए गए विशेष सत्र की आड़ में यह सब करना वो चाहते थे। ये वो विश्वास प्रस्ताव इसलिए लाए क्योंकि उन्हें लगता है कि लोगों का उन पर अब कोई विश्वास नहीं रहा। बीजेपी के विधायक और कार्यकारी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने भी कहा कि वे तो पहले से ही एक मजबूत स्थिति में हैं, तो फिर इस विश्वास प्रस्ताव की आखिर जरूरत क्या थी। और एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि सदन बुलाने की रणनीति का मकसद राज्यसभा में 10 में से 7 सांसदों के जाने के असर को कम करना है। ऊपरी तौर पर इसे लेबर डे या कार्य दिवस का नाम दिया गया। किसी भी तरह का प्रस्ताव पास होना सरकार में विश्वास का प्रतीक माना जाता है और इसे यह साबित होता है कि उनके पास जरूरी संख्या बल है, या फिर किसी भी बिल का पास होना बहुमत का संकेत माना जाता है और इसका मकसद राज्यसभा सांसदों के जाने से पड़ने वाले असर को बेअसर या खत्म करना है। अगर कोई नई राजनीतिक घटनाक्रम सामने आता है तो सरकार से सदन का सत्र बुलाने की मांग की जा सकती है। इसलिए हो सकता है कि आज आप बहुमत में हो लेकिन कल स्थिति बदल जाए। आमतौर पर इसके लिए 6 महीने की समय सीमा तय होती है, लेकिन अगर पार्टी में कोई टूट होती है, विधायक दल राज्यपाल के पास चला जाता है टूटकर, तो स्थिति बदल सकती है। तो ये एक अस्थायी राहत है। जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो कह रहे हैं सरकार इस पूरे कार्यकाल को पूरा कर पाएगी। ये तो आगे देखने को मिलेगा, लेकिन जो परिस्थितियां हैं वो उन परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। 6 महीने की परंपरा एक अलग बात है, लेकिन किसी को भी राज्यपाल के संवैधानिक दायित्वों के बारे में पता होना चाहिए कि अगर सरकार अपना बहुमत खो देती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि अब वो विश्वास उसके पास नहीं है। तो ये बात है। लेकिन जरा देखिए, अब पश्चिम बंगाल में एक जब ये
विधानसभा में विशेष सत्र हुआ और विशेष सत्र में विश्वास मत लाया गया, तो उसके बाद कुछ और तस्वीरें भी आई और उसको लेकर आरोप भी लगाए गए सरकार पर, मुख्यमंत्री पर भी कई उनके खिलाफ भी कई बयान आए। तो अब पश्चिम बंगाल के बाद अब बात हम पंजाब की कर रहे हैं। तो पंजाब में भगवंत मान सरकार लगातार नशा मुक्त पंजाब बनाने की मांग उठा रही है और पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम भगवंत मान पर आरोप एक लगा दिया, बड़ा आरोप लगाया और इस दौरान बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के नेता एक साथ दिखाई दिए और एक सुर में इन लोगों ने जांच की मांग उठाई है। रिपोर्ट देख लीजिए। शुक्रवार को मुख्यमंत्री भगवंत मान पर शराब पीकर विधानसभा में बोलने का आरोप लगाया गया। पंजाब विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा ने सीएम भगवंत मान पर आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम नशे की हालत में विधानसभा को संबोधित कर रहे हैं। इस दौरान बीजेपी, कांग्रेस और अकाली दल के नेताओं ने एक साथ जांच की मांग भी उठाई है। अब इस मामले पर सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि विधानसभा लोकतंत्र का मंदिर है और ऐसी जगह शराब पीकर जाना ठीक नहीं है। जब सत्ता के मदहोशी में और नशे की मदहोशी में, दोनों नशे जिसके सर पे चढ़े हों और विधानसभा के पवित्र सदन में और कैबिनेट के अंदर जो कल हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, चिंतनीय है। जो लोग युद्ध नशों के विरुद्ध चलाने की बात करते हैं वो खुद नशों में डूबे हैं। अब जो असेंबली में उनके मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की जो अवस्था थी उस पे ये प्रश्न उठाया जा रहा था मीडिया में और कई सोशल मीडिया में कि क्या उन्होंने पी रखी थी और क्या उनका अल्कोहल टेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तो विधान पालिका के अंदर की बात थी। भगवंत मान एक नशेड़ी कॉमेडियन है। वो कभी मुख्यमंत्री के लायक नहीं थे, नहीं है और नहीं रहेंगे। जिस व्यक्ति को अपना दायित्व और अपनी जिम्मेदारी की कोई समझ नहीं, वहां वो सिर्फ एक कॉमेडी शो करते रहते हैं। लेकिन इस बार जब वो आते हैं नशे में असेंबली में, दिस इज द हाइट ऑफ हाइट। लोगों ने उनको नकारा है, आप पार्टी को खत्म किया है और आते हुए दिन में सीरियस लोग जो पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस करना चाहते हैं उन्हीं का स्वागत है। हालांकि विपक्षी दलों के नेताओं ने भी सीएम भगवंत मान को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि वो मुख्यमंत्री पद के योग्य नहीं है। ये पहली बार नहीं है जब उन्होंने शराब पीकर ये काम किया हो। इससे पहले भी उन्हें इसीलिए फ्लाइट्स से उतारा जा चुका है। दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण ये स्थिति आ गई कि मुख्यमंत्री पंजाब के उन पर आरोप लग रहा है कि वो विधानसभा में नशे की हालत में शराब पीकर आए थे। ये पहला आरोप उन पर नहीं है। मैं नहीं जानता क्या सच है क्या गलत है। इसके पहले जब विदेश से मुख्यमंत्री के रूप में वो हवाई जहाज पर चढ़ने जा रहे थे तो उनको इसलिए उतार दिया एयरलाइंस ने कि वो इस हालत में थे, नहीं थे, इतना नशा कर चुके थे कि यात्रा नहीं कर सकते। देखिए, पहली बात है प्रताप सिंह बाजवा का बड़ा तजर्बा है इस बात में और पूरा पंजाब देख रहा है कि उन्होंने दारू पी रखी थी मुख्यमंत्री साहब ने, इसमें कोई दो राय नहीं है। और खुद को, पार्टी को भी उनके पता था, स्पीकर साहब को भी पता था। और ये पहली बार हुआ है कि विधानसभा में कोई आदमी, और वो भी स्टेट हेड जो है, वो दारू पी के आया हो। क्योंकि पार्लियामेंट में तो इनके ऊपर दोष लगे ही हैं कि पार्लियामेंट में दारू पी के जाते थे बतौर एमपी, तो लेकिन बतौर मुख्यमंत्री कोई आदमी ऐसा काम करेगा ये कभी पंजाब ने भी नहीं सोचा होगा, राजनीति में भी ये कभी हुआ नहीं होगा। इसको लेकर पंजाब में तमाम विपक्षी दल मुख्यमंत्री भगवंत मान पर हमलावर हैं। सभी ने इस मामले की जांच की मांग करते हुए विधानसभा का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। फिलहाल इस मामले पर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। ऐसे में अब पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार सभी विपक्षी दलों के कटघरे में आकर खड़ी हो गई है। और अब बात आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक की, जिनके सामने अब एक बड़ी मुश्किल आ गई है। बड़ी कानूनी अड़चन में फंसते दिखाई दे रहे हैं संदीप पाठक,
संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। गैर जमानती अपराधों के तहत पंजाब के 2 जिलों में संदीप पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इन मामलों में पंजाब पुलिस किसी भी समय कार्रवाई कर सकती है। आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए राज्यसभा सांसद संदीप पाठक बड़ी कानूनी अड़चन में फंसते दिखाई दे रहे हैं। संदीप पाठक के खिलाफ पंजाब में 2 एफआईआर दर्ज की गई हैं। गैर जमानती अपराधों के तहत पंजाब के 2 जिलों में संदीप पाठक के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इन मामलों में पंजाब पुलिस ने दिल्ली स्थित संदीप पाठक के आवास पर बंदिश भी दी है। संदीप पाठक ने राघव चड्ढा और अशोक मित्तल के साथ बीजेपी ज्वाइन की है। संदीप पाठक पर एफआईआर होने के बाद बीजेपी नेताओं ने पंजाब सरकार और अरविंद केजरीवाल को जमकर घेरा है। जो पहले आपके हीरो थे अब वही आपके विलेन हो गए हैं। तो जो लोग अभी तक जो है वो एजेंसीज के दुरुपयोग की दुहाई देते थे, उसका रोना करते थे, उसकी विलाप मंडली दिखाई पड़ती थी, वो क्या करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये इस बात को जो है वो समझना चाहिए कि जो चीज़ें आप जो है वो दूसरों के लिए फेक एंड फैब्रिकेटेड किस्से कहानियाँ गढ़ के करते थे, आज तो आप तो बिल्कुल हकीकत में वो सामने आ रहे हैं। तो इसीलिए आम अमरूद पार्टी जो भी हो उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो जो है वो किस रास्ते पे जा रही है। अभी हाल ही में 7 राज्यसभा सदस्य जो है वो भाजपा में जुड़ गए आम आदमी पार्टी के, और तुरंत अब हम देख रहे हैं कि उनके ही एक पूर्व सदस्य के ऊपर में एफआईआर हो गए हैं। प्रश्न तो उठता है कि हमेशा आम आदमी पार्टी जब उससे प्रश्न पूछे जाते हैं या वो कहीं कहीं जवाब नहीं दे पाती किसी विषय पे, तो ऐसा लगता है कि भटकाने के लिए, जनता का ध्यान भटकाने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं। देखिए, पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता के नशे में है, और सत्ता का नशा तो असेंबली में भी दिखता है। सिर्फ सत्ता का नशा नहीं है, ओरिजिनल नशा भी करते हैं वो लोग, और उसी का नतीजा है कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी में आ गया तो उस पर मुकदमा करो, कार्रवाई करो, उसके खिलाफ वारंट निकालो। ये हरकत कर रही है वो, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जानकारी के लिए बता दें कि आम आदमी पार्टी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने पार्टी छोड़ने वाले सांसदों को गद्दार कहा था। उन्होंने कहा था कि जिन सांसदों ने जनता के जनादेश का अपमान किया है वे किसी भी तरह की दया के पात्र नहीं है, क्योंकि वे पंजाब और पंजाबियों के गद्दार हैं। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि 7 राज्यसभा सांसदों के बीजेपी में शामिल होने पर आम आदमी पार्टी तिलमिला गई है। यहाँ तक कि उन्हें पद से हटाने और कार्रवाई करने तक की मांग की जा रही है। इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री भगवंत मान 5 मई को राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। तुम्हारी इस खास पेशकश प्लेन ट्रूथ में आज इतना ही। न शोर न डर, केवल सच। खबरों का विश्लेषण हम आगे भी करेंगे, लेकिन आज दीजिए इजाजत। देखते रहिए इंडिया वॉइस।